एक्सेल बेसिक टू सुपर एडवांस टॉपिक ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट वाइज चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। आप लोग उससे ऑलरेडी लर्न कर रहे हो। फिर भी कभी अगर रिवीजन करने का प्लान होता है तो वो जो प्लेलिस्ट का जो समंदर है ना, उसे देख के लगता है कि रहने दो। तो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंटरव्यू कैप्सूल के तौर पे आप लोगों के सामने एक बार लेके मैं हाजिर हूं। तो एक्सेल रिवीजन सीरीज में सिर्फ और सिर्फ मुद्दे वाली बात, वो भी सिर्फ इंटरव्यू वाली जज्बात, और आपके सामने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रखने जा रहा हूं एक साथ। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। एक्सेल के अथाह समंदर में कई बार गोते लगाने के बाद अब वो वक्त आ गया है उसमें से मोती को चुन चुन के निकालने का। और अब बस उसमें से मुद्दे वाली बात, मतलब मोती निकाल लेने वाली बात आप लोगों के सामने निचोड़ रखने जा रहा हूं कोड एक्सेल सीरीज का। पहले तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्सेल टूल के जरूरत से। आखिर हम सीखना क्यों चाह रहे हैं? तो ये रहा आपके सामने एक डेटा सेट। इस डेटा सेट को हम क्या बोलेंगे? रॉ डेटा, या यू कैन से डिटेल रिपोर्ट। उसी रॉ डेटा को समराइज कर दिया, ये आपके सामने है समरी रिपोर्ट। और उसी समरी रिपोर्ट को विजुअल के फॉर्म में रख दिया तो ये कहलाएगा समराइजेशन ऑफ समरी रिपोर्ट, मतलब डैशबोर्ड आपके सामने। तो हमारा एंड गोल क्या है? डैशबोर्ड डेवलपमेंट, जिसके लिए डेटा को ऑर्गेनाइज करना, उसको समराइज करना, विजुअलाइज करना, ये सारे प्रोसेस फॉलो जो हम कर रहे होंगे, उसके लिए किसी टूल की जरूरत है, वह है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सबसे पहले आपको एक्सेल इंटरफेस से दर्शन कराते हैं। ये आपके सामने एक्सेल, जिसमें अगर आप इसे देखें, ये फाइल का टाइटल है, कहलाएगा टाइटल बार। ये टैब बटन ये हो गया, इस पट्टी को बोलते हैं रिबन। ये हो गया आपका नेम बॉक्स, ये हो गया फॉर्मूला बार, कॉलम हेडर, रो नंबर, और इसको बोलते हैं स्टेटस बार। अब अगर आपको एक्सेल के बेसिक जनरल सेटिंग करना हो तो एक्सेल ऑप्शंस की आपको याद आना चाहिए, जिसमें आपको चले जाना है फाइल, और यहां पे मोड में मिल जाएगा आपको ऑप्शंस। यहां से आप बेसिक सेटिंग चेंज कर सकते हैं, चाहे वो फॉर्मूला की सेटिंग हो, जैसे कि A1 की जगह पे R1 C1 स्टाइल लेकर आना चाहें रो वाले स्टाइल में, या एडवांस टैब के अंदर आपको कई सारे बेसिक सेटिंग वाली चीजें दिख जाएंगे। जैसे कि अगर मुझे एक कस्टम लिस्ट क्रिएट करना है तो मेरे पास ऑप्शन होगा, नीचे सबसे चले जाएं, यहां पे एडिट कस्टम लिस्ट, मतलब वो जनवरी फरवरी जो आ रहा होता है ना, वो अपने आप नहीं आता है, आप यहां से क्रिएट करते हैं, तो वो कस्टम लिस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? यहां पे मैंने लिख दिया अमित, सुमित, करण, इस तरीके से। और कस्टम लिस्ट अगर इसी का बनाना है तो मैं चला जाऊंगा फाइल, यहां पे चला जाऊंगा ऑप्शंस, और यहां पे एडवांस में मुझे मिल जाएगा क्या? एडिट कस्टम लिस्ट। इस पे क्लिक करूंगा और यहां से मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूं, सेलेक्ट और इंपोर्ट पे क्लिक, कस्टम लिस्ट ऐड। इस तरीके से आप बेसिक एक्सेल ऑप्शंस, मतलब सेटिंग वाली चीजें आप कर सकते हो। साथ ही अगर आपका डेटा टेम्परेरी स्टोरेज है और आप उसे सेव करना चाहते हो पहली बार, तो आप सेव बटन पे प्रेस करोगे, यहां पे फाइल में चले जाएं और सेव ऑप्शन होगा। फिर सेव एज का क्या काम? तो सेव एज का काम होता है अगर आप इसी फाइल का टाइप चेंज कर देना चाहते हैं, मतलब मैं चाहता हूं इस फाइल का टाइप ये ना हो, कुछ और हो, CSV में सेव करना चाहता हूं, ओल्डर वर्जन में सेव करना चाहता हूं, तो आप यूज करेंगे सेव एज। और अब मेरे पास एक छोटा सा डेटा है जिसमें पहले बेसिक फॉर्मेटिंग की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं, इसका मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देना चाहता हूं, बोल्ड पहले से था, इसको मैं हटा देना चाहता हूं या लगा देना चाहता हूं। बैकग्राउंड का कलर यहां से मैं चेंज कर देना चाहता हूं, ये कलर अलग कर दिया, ये एक अलग कलर कर दिया। साथ ही फोरग्राउंड का कलर चेंज करना हो तो यहां से कर सकते हैं। अभी तो मैं बैकग्राउंड चेंज करने की प्लानिंग कर रहा हूं, मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। बेसिक फॉर्मेटिंग होके रेडी है। अगर मुझे यहाँ पे बॉर्डर लगाना है, हटाना है, यहां से कर सकता हूं। ये सारी बेसिक बातें आप एक बार जरूर एक्सप्लोर करके देखें। और इस तरीके से आ जाने के बाद अब मैं बेसिक कॉपी पेस्ट की बात कर रहा हूं। सेलेक्ट किया, Ctrl+C, कर्सर यहां रखा, Ctrl+V। ये तो नॉर्मल कॉपी पेस्ट हो गया, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग पेस्ट स्पेशल की बात करेंगे। यहां पे कॉपी ऑलरेडी कर चुका हूं, कर्सर यहां रखा, पेस्ट स्पेशल पे गए, और यहां पे मुझे अगर सिर्फ फॉर्मूला की बात हो या वैल्यू की बात हो या फॉर्मेट्स की बात हो, मैंने लिया फॉर्मेट्स, ओकर पेस्ट, सिर्फ इसमें से क्या उठाया? फॉर्मेट, वैल्यू को छोड़ दिया। उसी तरीके से यहां पे अगर वैल्यू ले लूंगा तो फॉर्मेट को छोड़ देगा, इस बार वैल्यू उठा लेगा। बहुत सिंपल बातें पेस्ट स्पेशल में जाके आपको देखने को मिलेगा। यहां पे आप चाहे कमेंट्स को पेस्ट कराना चाहें, वैलिडेशन को पेस्ट कराना चाहें, ये सारे ऑप्शंस, मेन वैल्यू की बहुत बार जरूरत पड़ती है अगर आपके पास इस तरीके से कुछ फॉर्मूला लगा हुआ हो। यहां पे मैंने लिख दिया, मान के चलते हैं इक्वल टू लोअर, और इसको ले लिया मैंने, लोअर कर दिया। और अब इसको मैं कॉपी करके अगर इस पे पेस्ट करता हूं तो नहीं होगा, देखो नहीं हुआ। और अब अगर मैं यहां पे कॉपी करूं बट यहां पे सीधे पेस्ट ना करके पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू बना दूं तो क्या दिक्कत है? हो जाएगा। इस तरीके से पेस्ट स्पेशल को बहुत बेहतर तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कुछ ट्रिक और दिखाने की कोशिश कर रहा हूं पेस्ट स्पेशल में। अब आप सपोज करिए मैंने डेटा वैल्यू चेंज कर दिया, अलग है ना टेबल, और यहां पे मुझे टोटल करना है। तो एक तो तरीका है मैं यहां पे दोबारा मेहनत करूं, और दूसरा तरीका है मैं यहां ऑलरेडी एक बार मेहनत कर चुका हूं। ऊपर इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, कर्सर यहां रखूंगा, पेस्ट स्पेशल पे जाके इस बार मैं उठाना चाहता हूं फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। देखिए फॉर्मूला भी उठा लिया
और अगर उस पे कोई नंबर फॉर्मेटिंग लगा होता तो वो भी उठा लेता। साथ ही अगर मैं इसको डायनामिक बनाना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, कॉपी कर्सर यहां रखूंगा, पेस्ट स्पेशल में जाके यहां पे मैं क्या करूंगा, पेस्ट एज अ लिंक, हो गया ना। फिर से पेस्ट स्पेशल में जाके फॉर्मेटिंग भी कर दिया और अब यहां पे ए को अमित करिए, सुमित करिए, करण करिए, चेंज हो रहा होगा डायनामिकली। और इस डेटा में अगर मैं देखूं तो यहां दो नाम मुझे गलत दिख रहे हैं, अमित होना चाहिए। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करना चाहूंगा, यहां नहीं हूं। और अगर मैं इस डेटा में देखूं तो यहां दो नाम मुझे गलत लग रहे हैं। अगर मैं इसमें कॉपी करूं और यहां जाके पेस्ट कर दूं, ये गलत कर देगा। देखिए जो ब्लैंक वाला था वहां पे ब्लैंक पेस्ट, अदरवाइज दिक्कत यह है कि ये तो सही था। तो मैं क्या करना चाहता हूं, सिलेक्ट करके कॉपी करके इसको पेस्ट नहीं करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाके यहां से आप यूज करें इसके ब्लैंक, हो गया काम आपका। इस तरीके से पेस्ट स्पेशल को एक बार जरूर एक्सप्लोर करें, ये काम करने में काम आएगा। और अब अगर हमें एक्सेल में फॉर्मूला के साथ खेलना है तो आपको सेल रेफरेंस या फॉर्मूला रेफरेंस पे पकड़ होनी चाहिए। मतलब उस फ्रिज की बात कर रहा हूं, डॉलर साइन की बात कर रहा हूं। यह आपने पूरे एक्सेल सीरीज में देखा होगा, डिटेल वीडियो ऑलरेडी बेसिक एक्सेल प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मैं मुद्दे वाली बात कर रहा हूं एक्सेल सेल रेफरेंस की, तीन टाइप, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स। रिलेटिव में जब किसी फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में चेंज करेंगे फॉर्मूला बदल जाएगा। एब्सोल्यूट रेफरेंस के केस में कांस्टेंट रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। और मिक्स रेफरेंस के केस में पार्शियली चेंज होगा। एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, ये रहा रिलेटिव रेफरेंस, इक्वल टू लगाया, प्राइस लिया और इनटू का साइन पास किया, क्वांटिटी किया, आउटपुट आ चुका है एक सेल में। और यहां से फॉर्मूला ही तो कॉपी करते हैं, जैसे ही फॉर्मूला कॉपी किया आपको सारे सेल में फॉर्मूला लगा हुआ दिख गया। और वजह क्या है, रिलेटिव रेफरेंस वजह है। यहां देखिए मैंने बोला था जब किसी फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में या तो रो में या तो कॉलम में कॉपी किया जाए, फॉर्मूला बदल जाएगा। रिलेटिव रेफरेंस है ये, देख लीजिए B11 बन गया, पहले वो B10 था जनाब, देख लीजिए B11 B12। तो इधर से अगर आप देखें तो C10 भी C11 C12, मतलब फॉर्मूला बदल रहा है। और अब एब्सोल्यूट रेफरेंस की बात कांस्टेंट के साथ, इक्वल टू ये रहा मार्क्स ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 300 एंटरप्रेस। अगर मैं यहां पे रिलेटिव लगा दिया, कहानी गलत वाला बदला हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव में तो चेंज हो जाएगा। तो ये सेल जो है 300 उसको छोड़ के नीचे आ गया, आपका ऐसा नहीं आना चाहिए था। ऐसे सिचुएशन में आप यहां यूज करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस। C9 वहीं के वहीं फ्रीज हो जाना चाहिए। आपको फ्रीज करने के लिए यहां पे डॉलर का साइन यूज करना होता है एक्सेल में, और डॉलर साइन आप खुद से नहीं F4 से यूज करेंगे। यहां पे मैं गया और C9 को मैंने कर दिया फ्रिज, ये रहा। अब हो गया आपका ये B12 रिलेटिव रहेगा और C9 हो गया एब्सोल्यूट, मतलब वहीं को वहीं फ्रिज। अगर मैं कॉपी करूं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, परफेक्ट आउटपुट आपके सामने हाजिर है। ये रिलेटिव है, एक एक करके मूव करेगा नीचे की तरफ, C9 वहीं के वहीं रुका रहेगा। और अब इस एग्जांपल में चूंकि डेटा 2 डायमेंशन है, यहां पे मिक्स रेफरेंस की जरूरत पड़ रही है। कैसे देखिए, इक्वल टू 10,000 का मींस मल्टीप्लाई का साइन 12%, एंटरप्रेस। आपने फॉर्मूला तो लगा दिया, अगर आप इसको कॉपी कर देंगे तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया, देखिए ये तो इसको छोड़ के नीचे भाग गया, आप ऐसा नहीं चाहते। साथ के साथ अगर आप इधर भी कॉपी करेंगे तो भी गलत हो जाएगा, इसे छोड़ के इधर आ गया। ऐसा नहीं करना है, आपको करना क्या है, यहां देखिए B45 है ना, ये रहा। B45 में आपको एलिमेंट्स को देखना है। ये एलिमेंट्स आपके रो के तरफ हैं, मतलब टॉप टू बॉटम अप्रोच है। ये रो के तरफ हमें जाना होगा, और रो के तरफ अगर जाना होगा वो रास्ता मुझे क्लियर चाहिए। तो इसमें रो को करेंगे फ्री और कॉलम को करेंगे फ्रीज। ऐसे देखिए अभी दोनों फ्रीज है, अब रो फ्रीज है। एक बार और F4 में ये टॉगल की तरह यूज कर रहा हूं, F4 ही बार बार यूज कर रहा हूं। अब आपका B हो गया फ्रीज, मतलब कॉलम को आपने कर दिया फ्रीज और रो को रखा फ्री, जिससे कि ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगी। वेरी गुड। अब आपने क्या किया, देखिए C मतलब कॉलम के आगे से डॉलर हटा दिया है, ये लेफ्ट टू राइट अब मूव करने लायक है, और C से ये D पे बहुत ही इजीली जा सकता है, यही हम चाहते थे। और अब कंट्रोल D कंट्रोल R, फिल डाउन फिल राइट का शॉर्टकट, देखिए परफेक्ट आउटपुट आपके सामने। तो इस तरीके से आपको रेफरेंसेस का यूज करना आना चाहिए। आप लोगों से इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा वो बेसिक बता देने के बाद अब आपको मैं सीधे मेन टॉपिक बताने जा रहा हूं और उसके कुछ फंक्शनैलिटीज बस। और अब जब आपकी नॉर्मल फॉर्मेटिंग देख चुके हैं, मतलब सेल रेफरेंस वाले कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं कि कैसे वो डॉलर का साइन यूज करना है किसी भी रो या कॉलम को फ्रीज करने के लिए, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जिसमें से एक आधा क्वेश्चन तो आपका इंटरव्यू में देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको होम टैब में दिख जाएगा, और बिना सिलेक्शन कुछ भी नहीं हो सकता। मान के चलते मैं परसेंटेज पे लगाना चाहता हूं, सेलेक्ट किया डेटा को, होम टैब पे गया और यहां से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, चाहे आपको सेल की वैल्यू को हाईलाइट करना हो, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, बहुत इजी ऑप्शंस हैं। ये रेडीमेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग बने बनाए अवेलेबल हैं। जैसे कि मैं यहां पे चाहता हूं कि जिसकी वैल्यू 50 से ऊपर है सिर्फ उसको हाईलाइट कर दो,
कर देगा। तो यहां से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा रिवाइज करके जाना है। ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, टेक्स्ट दैट कंटेन्स हो गया। मान के चलते इसमें मैं चाहता हूं पास फेल वालों को कलर कर देना, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे गया टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इस तरीके से पिक कर लिया। अगर पास लिखा हुआ मिल जाए, क्योंकि पास आपने फॉर्मूला पे लगा रखा है, तो यहां से जाओ, फिल में जाओ, ऐसे ग्रीन कलर कर दो। फेल लिखा हुआ मिल जाए तो रेड कलर कर दो। इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे होम टैब में जाएं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपके पास ये सारे ऑप्शन है, टॉप बॉटम रूल्स है, डेटा बार्स रखा हुआ है। आप इनको एक एक बार अप्लाई करके जरूर देखें। यहाँ पे सेलेक्ट किया, होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देख लीजिए डेटा बार। ये कंपैरिजन करने के लिए, अगर आपको दो डेटा सेट को कंपैरिजन करना हो तो डेटा बार का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। आइकन सेट्स, अगर आपको यहाँ परसेंटेज है ना, देखिए होम टैब, और यहाँ पे आइकन सेट्स का बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देखने को मिल रहा होगा आपको। इसको कैसे पता चल गया कि इसकी स्थिति बहुत अच्छी है, इसका बीच मझधार में अटका हुआ है और इसकी हालत बहुत ही गंभीर है, दयनीय है? तो ये कंडीशन ओरिएंटेड होता है। यहां से ये मैप किया होगा। यहाँ पे चले जाएं, आइकन सेट्स, सबसे नीचे मोर रूल्स में इसने यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा रखा है। परसेंटेज है तो परसेंटेज पे, नंबर होगा तो नंबर पर लगाएंगे। इस तरीके से कंस्ट्रेंट आप भी लगा सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आपको रिवीजन इसलिए करना है क्योंकि जितने भी फॉर्मूला फंक्शन आप आगे पढ़ने जा रहे हैं, वो सारे फॉर्मूला फंक्शन आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज कर सकते हो। जब भी ट्रू उसे मिलेगा, उस चीज पे वो कलर अप्लाई कर देगा, नहीं मिलेगा नहीं अप्लाई करेगा। तो अगर बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखो तो ये तो हो गया रेडीमेड, ये सब बने बनाए हैं। आपको सीखना है, मेन जो प्रैक्टिस आपको करना है वो न्यू रूल, मतलब कस्टम फॉर्मूला का आपको प्रैक्टिस करना है। यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। कई सारे इंटरव्यू क्वेश्चन का सीरीज मैंने रखा हुआ है, आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है क्या, पहले रिवीजन करके, वही रिवीजन मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि एक एग्जांपल के जरिए अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कस्टम फॉर्मूला को एक्सप्लोर करना चाहूं, तो पूछा गया है हाईलाइट नेट सेल्स बेस्ड ऑन इनवॉइस, मतलब हमें नेट सेल को हाईलाइट करना है, तो मैं सेलेक्ट इसे ही करके रखूंगा, कर लिया। और उसके बाद मैं होम टैब में चला जाऊंगा, यहां से लगाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वही सेम कहानी, न्यू रूल, यहां पे गया, इक्वल टू का साइन, फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, और यहां पे मैं बोलूंगा कि यदि ये इनवॉइस इक्वल टू हो जाए इस इनवॉइस, क्योंकि ये दोनों कंस्ट्रेंट हैं, कंडीशन है। हाईलाइट नेट सेल्स बेस्ड ऑन इनवॉइस, इनवॉइस जब मैच कर जाए वहां नेट सेल को क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। फॉर्मेट में चले जाएं, कलर में चले जाएं, यहां से कलर करेंगे, लेकिन यहां पे अगेन सेल रेफरेंस का रोल आ गया, दोनों तरफ डॉलर लग गया है, तो मुझे डॉलर किसमें से हटाना होगा, ये जो A5 है, इनवॉइस को मैपिंग ये तब कर सकता है जब ये नीचे की तरफ जाएगा, तो मैं 5 के आगे से डॉलर हटाना पसंद करूंगा, जिससे कि रो को फ्री कर दिया मैंने, वही सेल रेफरेंस टॉपिक दोबारा वापस आ गया है। ऐसे अब ये आराम से अप्लाई कर देगा जहां जहां उसको 659447 जो इनवॉइस है वो मिलेगा। एक और एग्जांपल आपके सामने, फॉर्मेट करना है होल रो को बेस्ड ऑन डेट, तो पहले मैं क्या करता हूं, पूरे डेटा सेट को सेलेक्ट, और अब चला जाऊंगा होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहां से मैं न्यू रूल, इसको सेलेक्ट, इक्वल टू ये डेट मैप अगर है तो कलर करिए, ओके प्लेस, और अगेन 7 के आगे से डॉलर हटेगा। क्यों हटेगा, वजह आप जानते हो, सेल रेफरेंस का केस आपके सामने है, ऊपर से नीचे तक इसको कंपैरिजन करना है, इसलिए हटेगा। यहां पे 7 के आगे से डॉलर, ओके प्लेस, ये आउटपुट आपके सामने। तो आपको करना क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और सेल रेफरेंस एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे एक्सेल सीरीज में आपको हमेशा देखने को मिलेगा। कभी भी कोई फॉर्मूला फंक्शन आएगा तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ जाएगा, ठीक। तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। अगर जो मैं रिवीजन करा रहा हूं उन फॉर्मूला फंक्शन को अगर आपने रिवाइज कर लिया तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आ गया, क्योंकि यही फॉर्मूला तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हो, बस उसको रिजल्ट क्या चाहिए, उसको ट्रू फॉल्स मिलेगा, तो उसके बेस पे वो काम कर जाएगा। और अब आप लोगों के सामने ब्रीफ करने जा रहा हूं फंक्शन वर्सेस फॉर्मूला, जिसके लिए जो एक्सेल है उसे बनाया गया था। सबसे ज्यादा किसका खेल, फंक्शन का खेल एक्सेल। तो फॉर्मूला की जब बात होगी तो कैलकुलेशन की बात होगी, मतलब फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन व्हिच कैलकुलेट्स सेल वैल्यू, मतलब दो सेल में मैंने वैल्यू लिखा और अगर उसमें मैं प्लस कर दे रहा हूं, माइनस कर दे रहा हूं, सब क्या कर रहा हूं, ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, एक्सप्रेशन पास कर रहा हूं जो कि सेल के वैल्यू को कैलकुलेट करता है। बट अगर मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं तो फंक्शन भी हमारा फॉर्मूला ही होता है, लेकिन वो प्री डिफाइंड होता है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी आपको कई सारे फंक्शन डेली यूज में जो भी आप काम करेंगे उसको यूज करने वाले फंक्शन बना के दिए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने, जो आप डेली काम करने के दौरान यूज करेंगे। तो फंक्शन की बात करोगे तो वो भी प्री डिफाइंड फॉर्मूला है जो कि कोई स्पेसिफिक काम करेगा। आप मतलब ऐसा कह सकते हैं कि फंक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला, मतलब मल्टीपल फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन। और फंक्शन में अगर सबसे पहले बात की जाए तो इफ फंक्शन की बात की जाएगी, क्योंकि इफ फंक्शन हर एक फंक्शन के साथ एसोसिएशन में जरूर देखेंगे आप। तो इफ फंक्शन का काम क्या होता है, इट चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न वन वैल्यू
इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। मतलब जो भी कंडीशन को आपने टेस्ट करने की कोशिश की है, अगर वो कंडीशन मैच हुआ तो एक वैल्यू रिटर्न करके आएगा, और अगर मैच नहीं हुआ तो दूसरा वैल्यू रिटर्न करके लेकर आएगा। ऐसे सिचुएशन में आप फंक्शन यूज करेंगे इफ। जैसे कि यहां पे जो कंडीशन है इसमें चेक करना है कि ये जो क्रेडिट रेटिंग है क्या वो 6 या 6 से ज्यादा है, और अगर है तो उसको क्रेडिट कार्ड का लिमिट एक्सटेंड होना चाहिए, नहीं है तो नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैंने यहां पे पास किया इफ। कोर्स चेक करेंगे इफ यदि लॉजिकल टेस्ट, मतलब क्या लॉजिक टेस्ट करना है, तो यदि इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6, आप मैनुअली ऐसे भी लिख सकते हैं बट ये हार्डकोर होगी, इससे बेटर आप इस पे क्लिक कर दें, इसको फ्रीज कर दें। 6 या 6 से ज्यादा है तो आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट क्या होना चाहिए, एक्सटेंड होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई भी क्रेडिट इसे नहीं दिया जाए, नो क्रेडिट। आपने गौर किया यहाँ पे डबल कोट्स पास होगा, ट्रू पे आपने एक्सटेंड पास किया है और फॉल्स पे नो क्रेडिट। तो जहां जहां कंडीशन मैच नहीं होगा वहां पे लिखा है नो क्रेडिट, मैच हो गया तो क्रेडिट लिमिट एक्सटेंड। ये सिंपल इफ की बात है, मतलब आपके पास सिंगल लॉजिकल टेस्ट करने की कैपेबिलिटीज है। बट क्या हो ऐसा सिचुएशन जब आपके पास एक से ज्यादा लॉजिकल टेस्ट को चेक करने की या टेस्ट करने की रिक्वायरमेंट आ जाए। ऐसे ही सिचुएशन में इफ नहीं नेस्टेड इफ सही। इफ विद इन इफ नेस्टेड इफ उसको एक्सप्लोर करता हूं, और इस नेस्टेड इफ को अगर एक्सप्लोर करने की कोशिश करूं तो एग्जांपल आपके सामने है। यहां पे पूछा गया है कि अगर टोटल स्कोर एक 120 से ज्यादा हो जाए, इसका टोटल स्कोर 120 से ज्यादा हो जाए तो गुड है, 90 से 119 के बीच में है तो सेटिस्फैक्टरी है, नहीं तो पुअर है। अब समस्या यह है कि यहाँ रिजल्ट निकालने के लिए बोला गया है लेकिन टोटल स्कोर निकाल के रखा नहीं गया है। तो एक दो तरीका है कि यहाँ पे मैं एक कॉलम इंसर्ट करूं और टोटल स्कोर पहले निकाल दूं, उसके बाद कंडीशन पास करूं। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप इक्वल टू इफ पास करें और यहीं के यहीं निपटा दें। तो इफ के अंदर पास किया आपने सम, ये पास कर दिया आपने रेंज, ब्रैकेट बंद, ग्रेटर देन इक्वल टू 120। अगर इन वैल्यूज का सम हो जाने के बाद उसकी वैल्यू 120 या उससे ज्यादा है और ये बात यदि सही है, यहाँ पे क्या है वो गुड, कॉमा पास करिए, फिर से पास करिए क्योंकि कंडीशन अभी और आगे है। आपने गौर किया यहाँ पे पहले मैंने कॉमा, जैसे उसने वैल्यू इफ फॉल्स बोला, मैं फॉल्स होने ही नहीं दे रहा हूं, मैंने फिर से चला दिया इफ, और अगेन फिर से सम, फिर से ये रेंज। क्या प्रॉब्लम है, इस रेंज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू इस बार 90, और ये बात यदि सही हो तो फिर क्या सेटिस्फैक्टरी। इस तरीके से आप नेस्टेड इफ पास कर सकते हैं, सेटिस्फैक्टरी और नहीं तो पुअर। ये लीजिए ब्रैकेट बंद, एक और ब्रैकेट बंद, क्यों, क्योंकि आपने 2 बार इफ पास किया है। तो पहला इफ, ये जो इनसाइड है ना अंदर वाला इफ, पहले उसे क्लोज, और फिर ये आउटर जोन वाला जो इफ है उसे क्लोज। एंटर प्रेस, ये रहा आउटपुट आपके सामने इस तरीके से। तो आपने कैसे देखा, नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट कब यूज करेंगे, जब आपके पास एक से ज्यादा लॉजिकल टेस्ट को चेक करना है। तो इफ विद इन इफ नेस्टेड इफ। बट कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि ये जो अभी मैंने नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट बताया वो भी काफी नहीं होता है इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं कि भाई इधर दिस और दैट वाला केस, या तो ये या तो ये, कंडीशन ओरिएंटेड तो हो बट दिस और दैट लगा हुआ हो। मतलब मैं यहाँ पे फंक्शन की बात कर रहा हूं जिसका नाम है और एक फंक्शन में आपके सामने रखना चाहूंगा जिसका नाम होगा एंड। और फंक्शन और एंड फंक्शन में फर्क होगा। और का मतलब ये होता है अथवा दिस और दैट वाला केस, या तो ये सही नहीं है तो कोई बात नहीं ये सही, और अगर दोनों कंडीशन सही हो गया तो सोने पे सुहागा। ऐसा सिचुएशन हो तो और इफ एनी ऑफ द आर्गुमेंट आर ट्रू द रिजल्ट इज ट्रू, इफ ऑल ऑफ द आर्गुमेंट आर फॉल्स देन ओनली रिजल्ट इज फॉल्स। मतलब 10 कंडीशन मैंने पास किया, एक भी सही है तो सही है, नहीं है तो ही गलत है। मतलब सारे के सारे जब गलत है तो ही गलत है। एंड फंक्शन की बात करूं तो कहानी चेंज है। एंड का मतलब क्या होता है, एंड फंक्शन में सारे के सारे कंडीशन ट्रू होंगे तो ही ट्रू। मतलब ये एंड में और में एंड जो है थोड़ा सा कम सॉफ्ट इंसान है और जो है वो थोड़ा सॉफ्ट है। मतलब एंड में आपको सारे कंडीशन जो है सप्लाई कर जो आपने किया है वो अगर सही होंगे तो ही आउटपुट डिस्प्ले होगा, अदरवाइज एक भी गलत हुआ तो नहीं आएगा। तो पहले मैं आपको एंड को यूज करके दिखाता हूं। कर्सर यहां इक्वल टू क्रेडिट रेटिंग 6 या 6 से ज्यादा होना चाहिए और साथ के साथ सेल्स अमाउंट 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। एंड लगा हुआ है, मतलब ये दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मैंने बोला एंड लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट में कौन सा है, क्रेडिट रेटिंग दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 6 पहला कंडीशन खत्म, कॉमा लगा दीजिए। दूसरा लॉजिकल टू दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। आपने कितने पास कर दी कंडीशन, 2। एंटर प्रेस करिए, जहां जहां कंडीशन मैच करेगा मतलब दोनों कंडीशन जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगा। जैसे कि देखिए 6 से ज्यादा होना चाहिए, 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, यहाँ ट्रू है क्योंकि ये भी 6 है और ये 50,000 से ज्यादा है। यहाँ पे भी ट्रू है 6.2, इधर 50,000 ना कहा। बट इस तरीके से आउटपुट दिखा के हमारा गुजारा तो होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको
वही फंक्शन चाहिए, बेस फंक्शन, जिसका नाम है इफ, क्योंकि कंडीशन जो चेक करेगा वो तो इफ ही चेक करेगा कि इफ योर कंडीशन और क्राइटेरिया इज मेट। तो आपने पास किया इफ और यहां से यहां तक का रेंज, और अब आपने बोला इफ अगर ये कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू या फॉल्स। F9 प्रेस करके देखिए, देखिए फॉल्स और ट्रू दिखने लगा ना, और ये बात यदि ट्रू और फॉल्स हो और ये बात सही हो, वैल्यू ऑफ ट्रू, तो मैं क्या बोल दूं, तब मैं बोलूं एक्सटेंड, नहीं तो कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। यहां पास कर दीजिए आप नो, ब्रैकेट बंद, इधर में भी एक्सटेंड में भी डबल कोट्स मिस हो जाता है, ऐसे ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस। ये आप आउटपुट जो अचीव करके लेकर आए हो किसके थ्रू, आप इफ के थ्रू ही तो आपने आउटपुट अचीव किया, क्योंकि इफ के नजर में यहां से यहां तक देखा जाए वो एक ही कंडीशन है, और इफ को एक ही कंडीशन मतलब एक ही लॉजिकल टेस्ट वो इफ चेक कर सकता है। आपने दे तो दिया लॉजिकल टेस्ट एंड, और इसी के जगह पे अगर आपने पास कर दिया और, तो क्या फर्क हो जाएगा, आउटपुट में डिफरेंस आ जाएगा। क्यों, आपने पास किया और, मतलब इधर दिस और दैट वाला केस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर एक भी कंडीशन सही होगा तो सही, या तो सारे में ही कम से कम एक कंडीशन तो सही है ही, इसलिए सबको आगे क्या लिख के आगे एक्सटेंड, ठीक है। और में होता है अगर कोई भी एक कंडीशन होगा, भले 10 कंडीशन आपने पास किया और एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू ही आएगा, ठीक है। जब सारे के सारे कंडीशन होगा फॉल्स तो ही फॉल्स, एंड में ऐसा नहीं है, सारे के सारे कंडीशन ट्रू तो ही ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपके सामने रखूं कि इसमें से कोई भी नाम ले लेता हूं, नेम जिसका नाम हिमानी हो, उसका मुझे ना मैथ का मार्क्स पता करना है। कैसे पता करें, तो ये मार्क्स लेके आने के लिए अभी मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, मुझे एक फंक्शन बताना है, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट यूज करने की यहां कोशिश की है। इक्वल टू ये वर्टिकल लुकअप से आएगा, ये हम आगे बात करेंगे। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू जिसे आपको ढूंढना है, टेबल एरे जिसमें से आपको ढूंढना है, कॉमा कॉलम का इंडेक्स नंबर जिस कॉलम में से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू उठाना है, तीसरा कॉलम है वो, कॉमा जीरो मतलब अप्रॉक्सीमेट या एग्जैक्ट मैच, तो एग्जैक्ट मैच का वैल्यू क्या होता है, जीरो। मुझे करना है एग्जैक्ट वैल्यू को चेक। मैंने पास किया हिमानी का मार्क्स 87, आपके सामने बिल्कुल सही मार्क्स, बट हो सकता है हिमानी जो नाम अपना लिख रही थी, स्पेलिंग लिखते टाइम गलत हो गया। एंटर प्रेस। अभी जो आउटपुट आया वो आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन वो आउटपुट गलत नहीं लाया, आउटपुट बिल्कुल सही लाया। क्या कि हिमानी HIMANEE आपके डेटा सेट में है ही नहीं, इसलिए उसने दिखाया NA मतलब नॉट अवेलेबल। ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे NA ना आए, मीनिंगफुल नाम दे दिया जाए। उसके लिए कंडीशन इफ का ही होता है, इफ एरर, यदि फॉर्मूला या फंक्शन में एरर आ जाए तो मैं क्या करूं, तो इफ एरर को वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू में यहां से लेके यहां तक आपने क्या दे दिया, इसे वैल्यू आपने पास किया, वैल्यू कॉमा लगाइए, और अब मांग रहा है वैल्यू इफ एरर, अगर इस वैल्यू में एरर आ जाए तो मैं क्या करूं। तो आप यहां पे कोई फॉर्मूला फंक्शन भी पास कर सकते हो कि अगर एरर आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला चला दो, अदरवाइज अभी हमें फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। आप इसको बोलोगे एरर अगर आ जाए तो थोड़ा सा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले करा दो। मैंने बोल दिया डेटा नॉट फाउंड, इस तरीके से ये आपको ब्रैकेट बंद, इस तरीके से ये ब्रैकेट बंद करिए, एंटर प्रेस करिए। अब आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दिखेगा। अगर आपने सही लिखा नाम तो बढ़िया है, गलत थोड़ा सा भी डाल दिया तो वहां पे बोलेगा डेटा नॉट फाउंड, क्योंकि इस नाम के कॉरेस्पॉन्डिंग वो डेटा सेट में अवेलेबल मैथ का मार्क्स नहीं है, क्योंकि आपके डेटाबेस में ये नाम ही अवेलेबल नहीं है। तो जब लुकअप वैल्यू मिलेगा ही नहीं तो ढूंढेगा। आ रही बात समझ में? तो इसमें हमने किसका यूज देखा है, हमने यूज देख लिया इफ एरर का। और अब अगर इन वैल्यूज को आप देखें और मुझे अगर आपसे सवाल पूछना हो कि इन वैल्यूज का यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए होगा, आप बोलोगे 1 सेकंड का काम है। ऑल्ट इक्वल टू होता है ऑटो सम का शॉर्टकट। मैंने पास किया ऑल्ट इक्वल टू, एंटर प्रेस किया, आउटपुट आपके सामने आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो आउटपुट दिखाया इसने -46 इसलिए आया क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो कई सारे निगेटिव वैल्यू भी हैं, तो प्लस और माइनस दोनों करके इसने 46 आपको आउटपुट दिखा दिया माइनस में। बट मुझे आउटपुट ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे इस निगेटिव सिग्नेचर से कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूं जितने भी वैल्यू हैं मेरे लिए वो पॉजिटिव वैल्यू हैं, मुझे तो सारे मिला के सम कर दो। तो यहां निगेटिव वैल्यू तो माइनस कर देगा ना। ऐसे सिचुएशन में एक फंक्शन बता देता हूं जिसका नाम है एब्सोल्यूट। ये मैथ का फंक्शन है, आपने पास किया एबीएस, और एबीएस में आप नंबर का रेंज दे दें, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इससे बाहर लगा देंगे हम सम। मैंने दिया सम, और सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ एब्सोल्यूट नंबर। तो आउटपुट 152, क्योंकि ये नेगेटिव सिग्नेचर वाले को उसने क्या कंसीडर किया, पॉजिटिव। तो अगर आपको नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना हो तो आप एब्सोल्यूट नंबर से काम कर सकते हैं। साथ के साथ एक और, यहां पे अगर एरर होता, इस तरीके से अगर आपके डेटा में एरर होता तो क्या प्रॉब्लम होता। आप सम करने की कोशिश करो एरर बेस्ड वैल्यू को, सम, और आप ऐसे रेंज पास करके देखें, देखिए एरर ही आएगा। मैं एरर नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं जहां जहां एरर आए उसको इग्नोर कर दे, लेकिन जो वैल्यू है उनका तो सम कर दे कम से कम। मैं इसको पॉजिटिव में ही पास कर देता हूं। तो ऐसे में मेरे पास एक फंक्शन बहुत प्यारा सा है जिसका नाम होता है एग्रीगेट। देखिए
एग्रीगेट, मुझे कौन सा फंक्शन पास करना है यहां से 9 नंबर, क्यों? क्योंकि 9 नंबर सम के लिए होता है। देखिए 9 फॉर सम, एग्रीगेशन कर रहा हूं, कॉमा, यहां पे आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है इग्नोर, किसे? तो इग्नोर मैं उठा लूंगा एरर वैल्यूज। अगर कहीं एरर आए रास्ते में तो उसे हटा दो, कॉमा, एरे, एरे का मतलब होता है रेंज, यहां से यहां तक दिया डेटा का रेंज, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस, 75 किस हिसाब से आउटपुट आया? ये एग्रीगेशन किया है एरर को स्किप करते हुए। आपके पास एग्रीगेट फंक्शन का जो एडवांटेज है वो बहुत अच्छा है कि आप यहाँ पे कई सारे काम कर सकते हैं, कई सारे आप हिडन पे चला सकते हैं, यहाँ पे एरर वैल्यू पे चलाते हैं, इग्नोर नथिंग, इग्नोर हिडन रो एंड एरर वैल्यूज, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इसको एक्सप्लोर जरूर करें, ये फंक्शन बहुत ही यूजफुल है डेली लाइफ में यूज करने के लिए। साथ ही एक और फंक्शन दिखाता हूं, रैंड और रैंड बिटवीन। डेटा को सिलेक्ट किया, अगर आपको इतने दूर में रैंडम वैल्यू चाहिए होगा तो मैंने फंक्शन पास करना है रैंड, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, ये वोलेटाइल फंक्शन होता है और आप यहाँ पे एंटर प्रेस नहीं करेंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे पॉपुलेट करने के लिए। मैंने पॉपुलेट कर दिया, F9 प्रेस करिए, बार बार वैल्यू क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। ये चेंज ना हो उसके लिए क्या करना होगा? कॉपी पेस्ट स्पेशल में जाके उसे वैल्यू बना के अगर आप पेस्ट कर दें तो आपका पर्पस फुलफिल हो जाएगा। उसी तरीके से रैंड फंक्शन को देख लेने के बाद अब आप बात करेंगे रैंड बिटवीन की बात करेंगे। रैंडम नंबर बिटवीन टू वैल्यूज, बॉटम नंबर 10 और टॉप नंबर 30, तो 10 और 30 के बीच का ये रैंडम वैल्यू आपको लाके दे देगा। इवन ये तो हो गया रैंड और रैंड बिटवीन। इससे भी अब एक अच्छा फंक्शन अगर आपके पास ऑफिस 365 है तो आ गया है, जिसका नाम है रैंड एरे। रैंड एरे, बट याद रखिएगा ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑफिस 365 उसी में अवेलेबल है। पुराने वर्जन में यूज करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं मिलेगा। रैंड एरे पास किया आपने, पहले मांग रहा है रो, कितने रो में चाहिए? मैंने बोला 20, कॉमा कॉलम कितना चाहिए? तो मैंने दे दिया 5, तो 20 रो और 5 कॉलम में वैल्यू आएगा। मिनिमम वैल्यू 10, मैक्सिमम 100, और हमें चाहिए क्या? इंटीजर वैल्यू या डेसिमल? तो मैंने बोल दिया इंटीजर वैल्यू, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस। देखिए सिंगल एंटर प्रेस किया आपने, लेकिन ये प्रोपेगेट कर दिया वैल्यू को पूरे डेटा एरे में। ये है ब्यूटी आपके ऑफिस 365। और अब रैंड और रैंड बिटवीन फंक्शन को देख लेने के बाद अब चलते हैं राउंड की बात करते हैं। राउंड, ये तो नाम से लग रहा है, राउंड का मतलब क्या होता है? राउंड ऑफ करेगा ये ऊपर तरफ या नीचे की तरफ। मैंने बोला 10.45 को राउंड ऑफ करिए, 0 पास, नंबर ऑफ डिजिट 10.45 को किधर लेके जाएगा? राउंड, ये नीचे लेके आएगा, राउंड डाउन कर देगा। देखिए 10 पे लेके आ गया, बट 10.50 होता तो कहां लेके चला जाएगा? 11 पे। ये तो हो गया राउंड का काम। अब एक होता है आपके पास राउंड अप। ये राउंड अप काम क्या करेगा? आपको नाम से लग रहा है, आप वैल्यू लीजिए, कॉमा 10.2 को अगर मैं राउंड चलाऊं तो ये 10 कर देगा, मुझे तो 11 चाहिए, मजबूरी है मेरी, ठीक है, मुझे तो 11 रुपए लेना है। तो नंबर ऑफ डिजिट यहां पे पास क्या करूंगा? 0, ब्रैकेट बंद, राउंड अप चलाया आपने, 11 कर देगा। उसी तरीके से राउंड डाउन, नंबर दीजिए 10.85 को अगर मैं राउंड चला दूं तो ये 11 कर देगा। हमें 11 नहीं चाहिए, हम तो अच्छे आदमी हैं, हमें तो 10 रुपए ही लेना है इनसे, तो आप पास कर देंगे राउंड डाउन। नंबर ऑफ डिजिट में पास किया 0, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस, राउंड डाउन। देख लीजिए 1085 को क्या लेकर आ गया? 10, ठीक है। उसी तरीके से यहां और मुझे एग्रीगेशन करना है तो मैं यहां पे पास करूंगा m राउंड, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ राउंड। मैंने बोला नंबर, इसको राउंड करना है, कॉमा मल्टीपल, मल्टीपल्स ऑफ कितना? नंबर ले लिया आपने, इक्वल टू m राउंड पास किया, नंबर, कॉमा मल्टीपल ऑफ व्हाट? तो मल्टीपल ऑफ आपने बोला 10, तो क्या आया? देखिए 10 860। फिर लीजिए 10 के बाद 20, फिर से लीजिए 10 के बाद 100, 10 900, एक एक करके 1s 10s 100s thousands ऐसे। उसके अलावा 1000, तो देखिए 11,000। इस तरीके से अगर आपको राउंडिंग करना हो तो आप m राउंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आपको इस डेटा सेट को देखना है जिसमें ये जो नेम टाइप है और टोटल अमाउंट जो है, अगर मुझे इस टोटल वैल्यू का सम करना है यहाँ पे तो 1 सेकेंड का काम है। ऑल्ट इक्वल टू प्रेस किया, सम आपके सामने। बट आपको यहाँ पे सिंपल इन वैल्यूज का सम नहीं करना है, यहाँ पे सम ही तो करना है लेकिन कंडीशन ओरिएंटेड करना है सम। तो आपका दिमाग क्या कहते हैं, कौन सा फंक्शन चलना चाहिए? सम या सम विद कंडीशन फंक्शन सम इफ। आपके पास यहाँ दो फंक्शन है, सम इफ और सम इफ। सिंगल क्राइटेरिया या कंडीशन होगा तो आप सम इफ यूज करेंगे, मल्टीपल कंडीशन या क्राइटेरिया होगा तो सम इफ्स यूज करेंगे। बट आप अगर चाहें तो सम इफ जो है ना उसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट ना हो। सम इफ एक बार मैं यूज करके दिखा देता हूं, लेकिन आप सिर्फ फोकस रखें सम इफ्स पे। कैसे दिखाता हूं, मेरे पास अभी एक सिंगल कंडीशन है टाइप, ये रहा, जिसका टाइप ग्रास हो उसका जो ये टोटल है उसका सम चाहिए। तो यहां पे सम विद कंडीशन, सम के साथ आप पास करिए इफ। सम इफ रेंज, अब यहां पे ये जो रेंज होता है ना, रेंज का मतलब होता है जो कंडीशन है ना, क्राइटेरिया, उसका रेंज की वो जो कंडीशन है वो कहां मिलेगा। तो कंडीशन मेरा कौन है? कंडीशन है मेरा ग्रास। ग्रास कहां मिलेगा? इस वाले रेंज। रेंज
कॉमा क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, कंडीशन। किसे ढूंढ रहे थे, ग्रास को ढूंढ रहे थे, कॉमा अब कह रहे हैं सम का रेंज, ये वाला रेंज। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आउटपुट आ गया, एक का नहीं सबका आएगा, कंट्रोल डी, आउटपुट आपके सामने। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपने आउटपुट निकाला ना, ये आउटपुट सम इफ और सम इफ्स को अगर कंपैरिजन करोगे तो दोनों में डिफरेंस होता है। यहां सम इफ में जो सबसे बाद में मांगा था ना, सम इफ्स में वो सबसे पहले मांगा। तो एक काम करते हैं, ये जो सम इफ्स है अगर मल्टीपल कंडीशन को चला सकता है तो सिंगल को भी चला सकता है, तो क्यों ना ध्यान में सम इफ्स ही हमेशा रखा जाए। जैसे कि मैं इसको चाहूं तो सम इफ्स से भी यूज कर सकता हूं। मैंने बोला सम इफ्स, सबसे पहले मांग रहा है ये आपसे सम का रेंज, तो मैं पहले पास करूंगा ये वाला रेंज, कॉमा अब मांग रहा है वो आपसे क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया 1 कौन सा है, ग्रास, ये मिलेगा कहां, इस रेंज में, कॉमा क्राइटेरिया 1, कंडीशन कौन है, ग्रास है, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस। बहुत ही आसानी से इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। और याद रहे इंटरव्यू में एक आधा क्वेश्चन सम इफ्स और एवरेज इफ्स से तो बनता ही है, तो इस सम इफ्स को ज्यादा अच्छे से आप एक्सप्लोर कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। अगेन यहाँ पे प्राइस को कैलकुलेट करने की बात की जा रही है। अगर मैं कंडीशन देखूं तो एक नहीं 2 कंडीशन आपके पास, जिसके आइटम का नाम एप्पल्स हो और रीजन उसका नॉर्थ हो, उसमें सेल्स का आपको सम चाहिए, तो ऑफ कोर्स आपने सीखा तो है सम इफ्स, सम का रेंज, ये रहा सम का रेंज, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, ये रहा आपका एप्पल्स वाला रेंज आइटम, कॉमा क्राइटेरिया 1 कंडीशन 1 एप्पल्स, क्राइटेरिया रेंज 2 ये रहा आपका रीजन वाला रेंज, कॉमा क्राइटेरिया 2 ये रहा आपका क्राइटेरिया नॉर्थ, ब्रैकेट बंद। अब यहां पे 10 भी कंडीशन अगर हो तो आपको क्या दिक्कत है, देखिए सिंपल सा तो है। सबसे पहले सम का रेंज जिसका टोटल करना है, क्राइटेरिया रेंज तो पहले क्राइटेरिया देख लेंगे एप्पल्स वो कहां मिलेगा, जिस रेंज के अंदर, पहले उस रेंज को ले लेंगे, फिर कंडीशन को ले लेंगे, फिर दूसरा अगर कंडीशन है तो दूसरे कंडीशन के पहले रेंज को लेंगे, फिर दूसरे कंडीशन को पिक करेंगे, और उसी तरीके से अगर 3 4 5 10 20 कंडीशन होते, ऐसे ही पास करके आपके सामने आउटपुट हाजिर हो जाता। ठीक है, लेकिन कहानी में मैं अगर थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आना चाहूं तो ट्विस्ट इस बात का लेकर आ रहा हूं कि ये जो डेटा सेट है इसमें आपको आइटम्स का तो पता था और रीजन का भी पता था। सपोज यहां आइटम्स नहीं होते और सिर्फ रीजन होता, मुझे नॉर्थ रीजन एग्जैक्ट नहीं पता होता, या मुझे आइटम्स का जो नाम है ना वो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं होता कि भाई उसका नाम ग्रेप्स है, ये तो पता था, इसलिए ना मैं चाहता हूं कि जिसके आइटम का नाम ग्रेप्स तो नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि पार्शियल कुछ मैच मुझे याद है, मतलब पार्शियली कुछ हिस्सा याद है, जैसे कि जिसका नाम जी से स्टार्ट होगा, तो जी से सिर्फ ग्रेप्स ही हो रहा है या कुछ और भी हो सकता है, किसी दूसरे नाम में भी हो सकता है। अगर मैं लेमन्स में से आगे जी लगा दूं तो वो जी लेमन्स हो गया, है ना। ऐसे में मैं चाहता हूं जिसके आइटम का नाम जी से स्टार्ट हो रहा हो, उसके आगे क्या कैरेक्टर्स हैं पता नहीं है, तो आप वाइल्ड कार्ड यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें आप पार्शियल मैच करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। और एक्सेल में वाइल्ड कार्ड जो होता है वो होता है आपका स्टार और दूसरा होता है क्वेश्चन मार्क, ये दोनों हमारे क्या है, वाइल्ड कार्ड है। तो इन दोनों वाइल्ड कार्ड को मैं आपको यूज करके दिखाता हूं, जिसमें मैं यहां पे लिखूंगा इक्वल टू अगेन सम इफ्स, सम का रेंज ये रहा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 ये रहा, कॉमा क्राइटेरिया 1 में सीधे आप ग्रेप्स तो चाहिए नहीं, जी वाले नाम वाले चाहिए, तो मैंने बोला इस तरीके से डबल कोट्स में ये जी है ना, सिंपल जी लिख दीजिए और उसके आगे लगा दीजिए आप स्टार। इसका मतलब हुआ जिसके नाम का पहला कैरेक्टर जो भी आइटम है आपका जी हो और उसके आगे स्टार का मतलब होता है जीरो और बोर्ड कैरेक्टर, उसके आगे कुछ भी हो, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस। ये 830 किस हिसाब से लेकर आया, ग्रेप्स 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 जी लेमन्स, ये सारा मिला के अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू लेकर आया है। जैसे कि अगर मैं यहां पे चेंज कर दूं, जी स्टार की जगह पे अब मैंने बोल दिया ए स्टार, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एप्पल से रिलेटेड, ये देखिए ए वाले सारे उठा लेगा ना। वैसे ही अगर मैंने यहां पे लिख दिया स्टार तो लगा हुआ है ही, और मैंने लिख दिया स्टार डबल पी स्टार, इसका मतलब क्या हुआ, जिसके नाम में इन बिटवीन डबल पी होना ही होना चाहिए, उसके इधर भी कुछ भी होना चाहिए, इधर भी कुछ भी होना चाहिए, ये हो गया जिसके नाम में डबल पी है। तो डबल पी तो कई जगह होगा ना, देखिए डबल पी डबल पी डबल पी कई जगह होगा। वैसे मैंने क्या किया, अब मैंने थोड़ा सा डेटा को चेंज करते हुए मैंने लिख दिया स्टार और ई, इसका मतलब क्या हुआ, जिसके नाम का आखिरी कैरेक्टर क्या हो, ई हो। देखिए एंटर प्रेस, 315 मतलब क्या हुआ, एप्पल ई, है ना, एप्पल 160, ये 315 किसका हुआ टोटल, जिसके नाम का आखिरी कैरेक्टर ई हो। उसी तरीके से जो दूसरा वाइल्ड कार्ड होता है क्वेश्चन मार्क, उसका मतलब होता है अननोन, पता ही नहीं है। मैंने अगर लिख दिया यहां पे 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या हुआ, एनी आइटम नेम विद एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर, और वो 5 कैरेक्टर क्या है वो पता नहीं है। ऐसे में आप देखिए 5 कैरेक्टर वाले जो भी नाम होंगे, चाहे वो एप्पल हो या कोई दूसरा नाम हो, वो आउटपुट लेके आ जाएगा। देख रहे हैं, जिसके नाम में
5 कैरेक्टर हो और वो 5 कैरेक्टर क्या है पता नहीं है, या एक और सिनेरियो बन सकता है यहाँ पे कि जिसके नाम का पहला कैरेक्टर ए हो, बीच में 1 2 3 कैरेक्टर कुछ भी हो और लास्ट में ई हो। देखिए पहला कैरेक्टर ए, आखिरी कैरेक्टर ई और बीच का 3 कैरेक्टर कुछ भी, तो ये एप्पल ही जो है उसी का सम लेकर आएगा, क्योंकि 5 कैरेक्टर उसी में है जिसका पहला ए है, आखिरी ई है और बीच में 3 कैरेक्टर कुछ भी है। तो आपको इस वाइल्ड कार्ड से क्या फायदा दिख रहा है? अगर आपको पार्शियल मैच, फजी मैच मतलब एग्जैक्ट क्राइटेरिया पता नहीं है, समहाउ कुछ हद तक पता है, तो आप इस वाइल्ड कार्ड को यूज करके अपने आउटपुट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसे आप अचीव कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो जो कॉन्सेप्ट देखे हैं कोड एक्सेल में, चाहे वो पेस्ट स्पेशल हो आपका, ठीक है, उसके अलावा कंडीशनल और कस्टम फॉर्मेटिंग हो, मैं स्पेशली कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है, फंक्शन में आपका सम इफ या सम इफ्स हो, फंक्शन में आपका इफ हो, एंड हो, और हो, ठीक है, या इवन ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है इफ एंड और का कॉम्बिनेशन। इस टाइप के एग्जाम्पल को आपको एक्सप्लोर करने हो, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने रख दिए हैं आपके लिए जिससे आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मैं जो एक्सेल के कॉन्सेप्ट में, कोड एक्सेल में मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया हुआ है उसको दोबारा रिकैप देने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको इतने सारे चीजें पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। मैं मेन मुद्दे वाली बात जो है ना, मेन फंक्शन बता दे रहा हूं कि कम से कम इन फंक्शन पे तो जरूर ध्यान दे देना, उन फंक्शन को एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लें आप, जिससे कि आप इंटरव्यू जब देने के लिए जाएं तो ये झिझक ना हो मन में कि ये जो इतने सारे वीडियोज हैं, समंदर भरा पड़ा है, ठीक है, तो उस सबको पढ़ना पड़ेगा, वो नहीं, वो जो इतना फैला हुआ है उसको समेट के मैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट, मेन मुद्दे वाली बात कर रहा हूं आपसे कि आपको ये पढ़ के जाना चाहिए, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इफ एंड और को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें, मैथ फंक्शन ऑफ कोर्स सम इफ्स बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी एक आधा क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू, ये भी याद रहे। तो इन कॉन्सेप्ट को एक बार आप बेसिक्स जो है उस पर थोड़ी पकड़ बनाने की कोशिश कीजिए, इन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करिए, और जो इंपॉर्टेंट कोड एक्सेल के कॉन्सेप्ट है उसमें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों के सामने टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल फंक्शन, इनके मेन क्वेश्चंस जो आपके सामने हैं, पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चंस को, उनके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए, और उनका इंप्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। दैट मींस मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं कि कोड एक्सेल में जितने मैंने पढ़ा है उन सबको इन्हीं 2 वीडियो में समेटने की कोशिश कर रहा हूं, मेन मुद्दे वाली बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए एक बार इन वीडियोस को, अगर 2 वीडियोस को देख लोगे तो आपका बहुत हद तक जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट अगर आपने पढ़ रखा है कि हाँ ठीक है ये चीज हमने मेन मुद्दे वाली देख ली, एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लिया, अब मैं इंटरव्यू दे के देखूंगा, दे के नहीं क्रैक करके देखूंगा। ऐसे ही जैसे मैं कोड एक्सेल का रिवीजन वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ऐसे ही कस्टमाइज करके एडवांस एक्सेल का भी, जिसमें चाहे लुकअप हो, इंडेक्स मैच हो, मेन फंक्शन, पिवट टेबल हो, इनको मैं कस्टमाइज करके एक छोटे से वीडियो फॉर्म रख दूंगा, जिससे कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जिस दिन इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं ना, तो रन टाइम पे जो रिकैप लेना होता है, ये रिकैप वीडियो बना रहा हूं आपके लिए कि रन टाइम पे जब इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो बजाय वो 70 75 100 200 300 वीडियो देखने के, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप इन 2-3 वीडियो को देख के जाएं, 4 वीडियोस को देख के जाएं, जिससे आपका पर्पस ऑलमोस्ट वही फुलफिल हो रहा होगा जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करते टाइम आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था।